नमस्कार साथियों, मैं विनोद कश्यप और स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आप मान के चलिएगा किसी भी परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, रीट ले लीजिए, ठीक है ना, या आप किसी अन्य परीक्षा के ले लीजिए। आप मान के चलिए इसमें से एक क्वेश्चन क्या आता है, पक्का आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक अपने आप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से एक या दो हमेशा आता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले हम राजस्थान के एकीकरण को समझें, उससे पहले हमें यह भी समझना है कि ये एकीकरण है क्या। दोस्तों, एकीकरण का मतलब है कि हमारा देश जिस समय आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले अंग्रेजों का अधिकार था हम पर। तो अंग्रेज जो थे उनके द्वारा हमारे भारत को 4 भागों के अंदर बांटा हुआ था। तो मैं आपको पहले उस चीज के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि भारत जो था अंग्रेजों के टाइम के अंदर 4 भागों के अंदर क्या था, 4 श्रेणियों के अंदर क्या था, बटा हुआ था। तो ताकि हम शुरू से जीरो से चलेंगे तो आपको हर चीज क्या हो जाएगी, आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने लिखा कि भारत में राज्यों की अंग्रेजों के समय में कितनी श्रेणियां हुआ करती थी, 4 श्रेणियां हुआ करती थी। उन 4 श्रेणियों को आपने देखा होगा, हमने उनको नाम लिया है ए श्रेणी। और ए श्रेणी के अंदर हम कौन से राज्य रखा करते थे, ए श्रेणी के अंदर हम ब्रिटिश भारत को रखा करते थे। ठीक है दोस्तों, किसको रखा करते थे, ब्रिटिश भारत को। यहां मैं आपको लिए कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी आपके लिए। ब्रिटिश भारत को रखा करते थे। बी श्रेणी के अंदर दोस्तों हम रखा करते थे देसी रियासतों को, ठीक है ना, देसी भारत, या आप बोल लीजिए देसी रियासतों वाला भारत, ठीक है ना, जिसके अंदर राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, और देसी रियासतों वाला भारत जिसके अंदर राजा महाराजा हुआ करते थे और उनका अधिकार चला करता था। ठीक है दोस्तों, सी नंबर की श्रेणी होती थी जिसके अंदर हम रखा करते थे केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम रखा करते थे केंद्र शासित प्रदेश। और एक श्रेणी और हुआ करती थी दोस्तों, डी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार हमें क्या है, ज्यादातर केवल ए, बी और सी ही श्रेणियां बताई जाती हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत, जिसमें ए श्रेणी के, जिनको डायरेक्ट सीधे राज्य के अंदर क्या किया गया था, तब्दील किया गया था। जैसे बंगाल हो गया, बंगाल को डायरेक्ट राज्य बनाया गया, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें बंबई को, तो बंबई के लिए, तो ये सब ए श्रेणी के थे। बी श्रेणी के जैसे कि जितनी भी रियासतें थी भारत के अंदर, जैसे राजस्थान में 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों से मिलकर जो भी क्षेत्र बनेगा वो जो होगा वो देसी रियासतों से बना क्या होगा, मतलब ना राज्य कहलाएगा। और उस राज्य का मुख्य जो है वो राज प्रमुख कहलाएगा। हालांकि हम बात कर रहे हैं एकीकरण से पहले वाली चीज की, कि हमारा देश 4 भागों में बटा हुआ था। और चौथा जो पॉइंट था उसको बोला जाता था उपनिवेशिक भारत या उपनिवेश। ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉइंट हुआ करते थे। 4 तरीकों से भारत को क्या किया गया था, 4 भागों के अंदर बांटा हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। अब इन 4 भागों के अलावा आपको यहां पर यह भी समझना है कि देखिए, देसी रियासतों की बात करें तो जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और पाकिस्तान उससे अलग हो गया, तो जो भारत हमारे पास बचा, उस भारत के अंदर कुल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। ये भी याद रखिएगा, कई बार कुछ किताबें हमें 562 लिखती हैं, वो बिल्कुल है, सही है, 562 भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 562 रियासतों ने एकीकरण के अंदर भारत के आजाद होने से पहले साइन कर दिए थे। ठीक है, और 3 रियासतें ऐसे थी जो भारत के आजाद होने के बाद क्या हुई थी, वो भारत के अंदर विलय की गई थी। तो इसलिए वो 562 भी लिख देते हैं और 565 भी लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास कुल रियासतों की बात करें तो कुल रियासतें कितनी थी दोस्तों, 565 रियासतें थी। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। तो दोस्तों, कई बार हमें केवल है ना एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मालूम है, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर हम केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, कि राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन मैं इसको भी आपको अच्छी तरह डिटेल में थोड़ा बताऊं तो आप याद रखिएगा कि भारत के अंदर कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 4 थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश तो है वो आप जानते हो, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम नाम देंगे अजमेर मेरवाड़ा, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर पड़ता था, और जैसा कि हम हमारे एकीकरण के अंदर इसका इस्तेमाल भी करेंगे। दूसरी बात करें हम बात, तो याद रखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश था कुर्ग। ये कुर्ग दोस्तों याद रखिएगा किस क्षेत्र के अंदर पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और चौथा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो बलूचिस्तान था, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आया करता था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान। तो ये भी याद रखिएगा, एकीकरण से पहले हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, या जिस समय हमारे अंग्रेजों का अधिकार था उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश जो है जो हमारे राजस्थान के अंदर आता है,
एक दिल्ली था, एक कुर्ग जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है, और एक थोड़ा ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम दोबारा वापस अपने उसी टॉपिक पर आते हैं, पहले वाले टॉपिक पर, कि हमारे देश के अंदर 4 प्रकार के क्या थे, राज्य थे। ये तो हमारे भारत देश का क्या था, विवरण था। अब मैं एकीकरण की तरफ चलूंगा तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया तो जरूर हम ये मानते हैं कि 1947 से क्या है भारत के आजाद होने के बाद चली है, लेकिन इससे पहले भी क्या है, सन 1939 के अंदर दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस समय हमारे एक वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड लिनलिंथगो। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड लिनलिंथगो वही है जिनके काल के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या था, इन्हीं के काल के अंदर शुरू हुआ था। ये लॉर्ड लिनलिंथगो जो थे, इन लॉर्ड लिनलिंथगो ने 1939 के अंदर सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था राजस्थान के राजाओं के सामने कि आप सभी को क्या करना चाहिए, राजस्थान के सभी राजाओं को अपनी रियासतों का विलय कर देना चाहिए और रियासतों का विलय कर एक क्या है, संघ बना लेना चाहिए। ऐसा सबसे पहला सुझाव जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड, ठीक है ना, लिनलिंथगो के द्वारा दिया गया था, जो वायसराय हुआ करते थे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला सुझाव जो है वो किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड लिनलिंथगो के द्वारा दिया गया। फिर हम बात करेंगे कि क्लीमेंट एटली वाला ये क्या मैटर है, तो हम थोड़ा सा इंग्लैंड की राजनीति में थोड़ा प्रवेश करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं, इसको ये देखिए दोस्तों। उस समय क्या था, उस समय हमारे देश के अंदर जो थे चर्चिल क्या थे, क्या हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और चर्चिल जो थे, चर्चिल को हराकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो बनकर आए थे सन 1939 के अंदर, 1945 के अंदर कौन, एटली। तो एटली जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो चर्चिल के समय हमारे भारत के अंदर जो वायसराय हुआ करते थे वो हुआ करते थे वेवेल। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये कि जब एटली प्रधानमंत्री बनकर आए तो एटली ने क्या किया, इस विवेल को प्रधानमंत्री के पद से हटाया और विवेल को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर उन्होंने अपना आदमी भारत भेजा जिसका नाम क्या था, माउंट बेटन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एटली ने भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर, अपने वायसराय के पद पर जो है अपना जो आदमी भेजा था वो आदमी कौन था, माउंट बेटन था। और माउंट बेटन जो है याद रखिएगा दोस्तों, फरवरी 1946 के अंदर क्या आ गए थे, भारत आ गए थे, फरवरी 1947 में दोस्तों, सॉरी फरवरी 1947 के अंदर। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1947 के अंदर भारत आ गए थे। इसका मतलब साफ है कि एटली ने माउंट बेटन को भारत में भेजा था और उसी दौरान एटली ने एक घोषणा कर दी थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एटली ने, ठीक है ना, क्लीमेंट एटली ने जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दी थी और उस घोषणा में उन्होंने ये कह दिया था कि भी हम जो है भारत को जून 1948 तक क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी थी और ये कब कर दी थी, 20 फरवरी 1947 को ही कर दी थी। हालांकि जून 1948 तक का काम कहा था, लेकिन हम लोग जो है वो 15 अगस्त 1947 को ही क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे। इसका मतलब ये है कि एटली ने फरवरी में ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि भारत को आगे क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। और इसीलिए एटली ने, ठीक है ना दोस्तों, एटली ने क्या किया था, एटली ने वायसराय किसको बनाकर भेजा, माउंट बेटन को बनाकर भेजा कि तुम जाओ और जाकर क्या करो, भारतीय राजाओं से और भारतीय मतलब जो सरकार है जो आगे बनेगी उनसे जाके क्या कीजिए, बात कीजिए। माउंट बेटन भारत आया तो माउंट बेटन ने, देखिए आगे बात करें हम, तो माउंट बेटन भारत आ गया और भारत आने के बाद माउंट बेटन के काल के अंदर हमारे देश के अंदर क्या हुआ, हमारे देश के अंदर क्या हुआ कि उस समय क्या था कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों के द्वारा हमारे जो हमें आजादी मिली है, तो दोस्तों हमें आजादी मिली है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 के चलते। तो उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर याद रखिएगा दोस्तों कुल कितनी धाराएं थी, उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा कुल कितनी धाराएं थी, 20। और इन 20 धाराओं के अंदर हम सभी धाराओं की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन धारा नंबर 8 की जरूर बात करेंगे दोस्तों। धारा नंबर किसकी बात करेंगे, 8 की बात करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम धारा नंबर 8 की बात, क्योंकि धारा नंबर 8 के अंदर अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये लिखा गया था और ये कहा गया था कि हम लोग जो है भारत को स्वतंत्र करते हैं और भारत के साथ साथ देसी रियासतों के राजाओं को भी स्वतंत्र करते हैं, और साथ ही साथ क्या है, हम उन्हें ये अधिकार देते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको समझना होगा जब भारत आजाद नहीं होता, उससे पहले जब अंग्रेजों का अधिकार था हमारे ऊपर, तो अंग्रेजों के पास प्रत्येक रियासत के विदेशी जो अधिकार थे वो उनके पास हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अब से जो अधिकार जो हमारे थे वो हमारे नहीं रहेंगे, हम आप लोगों को आजाद करते हैं और आपको ये पावर भी देते हैं कि चाहो तो आप स्वतंत्र रह सकते हो और चाहे तो आप जो 2 राष्ट्र बने हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को क्या कर दिया गया था,
आजाद कर दिया गया था, बना दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि जो दो राष्ट्र बनेंगे तो उसमें एक पाकिस्तान और एक भारत, चाहे आप पाकिस्तान में विलय हो जाइए, चाहे आप किस में विलय हो जाइए, भारत में विलय हो जाइए, ठीक है ना। ये बात उन्होंने धारा 8 में लिख दी थी और ये पावर दे दी थी हमारे देसी रियासतों के राजाओं को। तो आप समझदार हो दोस्तों, हमारे लिए ये बड़ी कठिनाई की बात थी कि हम हमारे भारत की रियासतों को किस तरह भारत में ही बनाए रखें, क्योंकि उनके पास धारा 8 की पावर है और वो जब चाहें जब क्या कर सकते हैं, इस बात का, ठीक है ना, आगे विवाद कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस धारा 8 के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो है क्या, कुछ राजा जो थे अपना अपना भी प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम क्या है, कुछ राज्यों का निर्माण कर ले, ठीक है। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि राजस्थान के राजाओं द्वारा संघ बनाने के प्रयास, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के राजाओं द्वारा संघ बनाने के प्रयास। कारण क्या है, क्योंकि राजस्थान के राजा ये सोच रहे थे कि जब हमारे पास ये पावर है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं, हम भारत में रह सकते हैं, हम पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने कुछ राजाओं के साथ मिलकर क्या कर लें, कुछ संघ का निर्माण है कर लें। तो शायद यही स्थिति थी जिसके कारण हर राजा क्या था, अपने अपने मतलब ना चीजों के आधार पर अपने अपने संघ का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। उसमें राजस्थान के कुछ राजाओं के द्वारा संघ बनाया गया था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे राजस्थान के राजा जो गतिविधियां कर रहे हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर एक रियासती विभाग की स्थापना की गई कि भाई देखिए आपकी रियासतें जो है वो किस तरह का काम कर रही हैं, और अगर आप इन रियासतों को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप एक रियासती विभाग की क्या कीजिए, स्थापना कीजिए। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है वो किन कौन से प्रयास किए जा रहे थे। तो इसमें सबसे पहला प्रयास था जयपुर के राजा के द्वारा। तो हम सबसे पहले मेवाड़ के राजा के प्रयास के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो मेवाड़ के राजा का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ का राजा क्या प्रयास कर रहा था उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने 25 और 26 जून को 1946 को मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, मालवा का और गुजरात का जो क्षेत्र था, मालवा और गुजरात के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान है ये दोस्तों, ठीक है ना, अभी वर्तमान के अंदर, और उसमें मेवाड़ रियासत जो है, इस मेवाड़ रियासत ने गुजरात का हिस्सा और ऊपर से मालवा का हिस्सा, ये जो हिस्सा है मालवा और गुजरात का हिस्सा, इसको लेकर वो एक संघ बनाना चाहते थे और इस संघ को वो नाम देना चाहते थे राजस्थान यूनियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं भोपाल सिंह जी जो थे वो मेवाड़, साथ में मेवाड़ के साथ साथ क्या गुजरात, और गुजरात के साथ साथ क्या दोस्तों, ठीक है ना, मालवा, जिसको हम एमपी का कहते हैं, इन क्षेत्रों के राजाओं को वो अपने साथ रखना चाहते थे और इन सभी राजाओं को अपने साथ रखकर वो एक संघ का निर्माण करना चाहते थे और उस संघ को वो नाम देना चाहते थे राजस्थान यूनियन। हालांकि इस संघ का विरोध हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर रियासत ने, जोधपुर रियासत ने और साथ ही साथ जयपुर रियासत ने इस चीज का क्या किया था, विरोध किया था। और कहीं ना कहीं जब ये पहली मीटिंग बुलाई गई थी तो इस पहली मीटिंग को 25 और 26 तारीख को क्या किया गया था, बुलाया गया था। देखिए 25 और 26 जून 1946 को, और ये मीटिंग कहां हुई थी, उदयपुर के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा ये मीटिंग जो थी उदयपुर के अंदर हुई थी। अब क्या हुआ, ये बात चर्चा उन्होंने उनके सामने करी और चर्चा करने के बाद मालवा और गुजरात के राजा जो है वापिस चले गए। अब उसके बाद इन्होंने इस मीटिंग को दोबारा करना चाहा, लेकिन अब इस मीटिंग को जब उन्होंने दोबारा करना चाहा तो इस मीटिंग से पहले उन्होंने अपना एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, दूसरी मीटिंग करने से पहले उन्होंने अपना एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया और उस संवैधानिक सलाहकार का नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है ना, जिनके द्वारा ही हम राजस्थान के चरण को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि मत्स्य संघ नाम जो है इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, पहले चरण को नाम दिया गया था। ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार बने थे भोपाल सिंह जी के, और इन्होंने उनको सलाह दी, ठीक है ना, कि भी हम लोगों को दोबारा मीटिंग करनी चाहिए और दोबारा राजाओं को बुलवाना चाहिए और उस संघ को बनाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इनके द्वारा 23 मई सन 1947 को दोबारा मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग भी जो थी वो कहां हुई, उदयपुर में हुई। लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या है, इन लोगों के मध्य किसी प्रकार का क्या नहीं हो पाया, कोई ढंग से समझौता नहीं हो पाया और शायद यही रीजन था जिसके कारण, ठीक है ना, उदयपुर के साथ मालवा और गुजरात के क्षेत्रों को मिलाकर किसी संघ पर क्या नहीं बनी, कोई सहमति नहीं बनी। इसका मतलब ये जो प्रयास था वो अपने आप के अंदर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ये प्रयास जो था वो खत्म हो गया था। हालांकि दोस्तों अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो हम ये भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि जिसमें मैं आपको थोड़ा बताऊं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारत को एकजुट नहीं होना देना चाहती थी। उसका एक रीजन था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर भारत किसी एकता के सूत्र में बंध गया तो ये बहुत बड़ी पावर बन जाएगा। इसीलिए भारत के अंदर वो इस प्रकार की धाराएं दे रहे हैं, पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि भारत का एकीकरण क्लियर हो।
कारण क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का एकीकरण क्लियर कर लेता है तो पाकिस्तान भारत से कमजोर साबित हो। और आज वर्तमान में भी देख लीजिए, भारत बहुत मजबूत देश है, उसका केवल सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक हैं दोस्तों। और इसके अंदर मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। हुआ ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के एकीकरण के अंदर वो किसी ना किसी प्रकार से क्या कर पाए, दिक्कत कर पाए, और किसी ना किसी प्रकार से जिन्ना जो है वो अपनी भूमिका निभाए। तो जिन्ना, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जिन्ना जो है वो किसको भड़का रहे थे, ठीक है ना, जिन्ना भड़का रहे थे भोपाल सिंह जी को। ध्यान रखिएगा कैसे भड़का रहे थे, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं इनको अलग लिख देता हूं एक बार, भोपाल सिंह जी को, और यहां ले लेता हूं मैं। जिन्ना जो थे, जिन्ना के साथ उस समय एक व्यक्ति मिले हुए थे और वो थे भोपाल के नवाब। ध्यान रखिएगा, भोपाल के नवाब जो है, भोपाल के नवाब, और भोपाल के नवाब का नाम था हमीदुल्ला। ध्यान रखिएगा, ये हमीदुल्ला दोस्तों वही है जो हमीदुल्ला जो कि नरेंद्र मंडल के छठे अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये नरेंद्र मंडल के छठे अध्यक्ष थे, भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला। ये हमीदुल्ला जो थे, इस हमीदुल्ला के साथ साथ जिन्ना भी मिले हुए थे, और इन सब के साथ साथ मिले हुए थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह जी, इनके बारे में आप शायद ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बात इनके बारे में बताना चाहूं तो कहीं आपको ये पता लग जाए। ये वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो अपने मुख्यमंत्री रही हैं पहले, उनके ससुर थे दोस्तों ये, ठीक है ना। इन्हीं के पुत्र थे हेमंत सिंह जी, जिनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया जी का विवाह हुआ था। तो ये उन्हीं के ससुर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धौलपुर के जो शासक है उदयभान सिंह जी। अब ये जो लोग थे, ये लोग किसी भी तरीके से भारतीय संघ में क्या नहीं होना चाहते थे दोस्तों, मिलना नहीं चाहते थे। ये भारतीय संघ का विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें भारतीय संघ के अंदर क्या नहीं होना, विलय नहीं होना। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों विशेष तथ्य में, कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने पहले ही तय कर दी थी, यदि वे थोड़े से भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़कर चले जाते। ये लाइन क्यों कही गई है, इसके लिए मैं आपको इस पूरे डिटेल में लेकर आ रहा हूं। इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, उस पूरे डिटेल में जाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कहां हैं, ठीक है ना, ये, हाँ ये लीजिए, हम बात यहां कर रहे थे भारतीय संघ के अंदर। तो क्या हुआ कि ये भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाहते थे। उदयभान सिंह जी जो थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, धौलपुर के जो शासक थे, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, भोपाल के नवाब जो थे वो जाना चाहते थे पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना इन्हें पाकिस्तान लेके जाना चाहते थे। अगर हम इंडियन मैप की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं मैं और उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हम इंडियन मैप की बात करते हैं दोस्तों, और इंडियन मैप के आधार पर यदि हम इसको पढ़ना चाहें तो आप एक चीज देखिए, ये एमपी का है क्षेत्र भोपाल, और आप सोच के देखिए, हम अगर इसको पाकिस्तान में लेकर जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान के लिए जाने से पहले उसको इस क्षेत्र से क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। और इस क्षेत्र के अंदर जब वो यूं जाएंगे तो सबसे पहले बीच के अंदर कौन सी रियासत पड़ती है दोस्तों, मेवाड़ पड़ती है। और मेवाड़ के बाद आगे जाकर मुख्य रियासतों में कौन सी रियासत आती है, जोधपुर भी आती है। और जोधपुर के साथ साथ जस्ट उसके बैक साइड में कौन सी रियासत आती है, जैसलमेर भी आती है। और जैसलमेर के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली एक रियासत और थी जिसका नाम क्या था, बीकानेर। अब आपको समझना होगा कि जिन्ना जो है, जिन्ना क्या कर रहा है, जोधपुर के शासक हनूज सिंह को भड़का रहा है कि आप पाकिस्तान आ जाइए। इधर भोपाल सिंह जो है वो किससे बात कर रहा है, मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह से बात कर रहा है, ठीक है ना। भोपाल के जो नवाब है हमीदुल्ला, वो किससे बात कर रहे हैं, भोपाल सिंह जी से बात कर रहे हैं, और उन्हें भड़का रहे हैं कि यार आप क्या है, अपनी रियासत जो है अपने क्या है पाकिस्तान चलते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक कॉरिडोर बन जाएगा, अगर ये पूरा क्षेत्र जो है मिल जाएगा और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा। तो शायद भारत जो है ना, अपने आप के अंदर हम बात करें भारत की, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपने आप में इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, अर्थात भारत जो है वो इस तरह से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। शायद हो सकता है कि ये क्षेत्र यूं भी आ जाए, क्योंकि गुजरात वाला हिस्सा यूं ले लिया जाए। तो इनका ये था कि भी कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान चले जाएंगे, और इस कारण से वो लोग इनको क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। यहां पर क्या होता है कि जब ये लोग पत्र लिखकर भोपाल सिंह जी से ये कहते हैं कि भोपाल सिंह जी चलिए अपने पाकिस्तान चलते हैं, तब भोपाल सिंह जी एक बात बोलते हैं, और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उन्होंने कहा था कि भी मैं ये बात कहां से कहूंगा कि भी मैं पाकिस्तान जाऊंगा या भारत जाऊंगा, बल्कि मेरी जो इच्छा है ना वो मेरे पूर्वजों ने पहले ही क्या कर दी थी, तय कर दी थी कि मुझे कहां जाना है। ये देखिए, मेरी इच्छा पहले ही मेरे पूर्वजों ने तय कर दी। अगर वो थोड़े से भी अपनी इच्छा से डगमगाए होते तो वर्तमान में जो आज मैं मेवाड़ लेकर बैठा हूं, ये मेवाड़ हैदराबाद से भी क्या होती, बड़ी रियासत होती। ऐसा किसका कहना था, ठीक है ना, मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी का कहना था। क्यों भाई,
क्योंकि भोपाल सिंह जी ने ये बात इसलिए कही थी कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की क्या नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसका मतलब साफ था कि अगर कल को महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते तो नो डाउट कहीं ना कहीं अकबर का सबसे बड़ा सेनापति महाराणा प्रताप होता और सबसे बड़ी रियासत भी उस समय वो किसकी कर देता, मेवाड़ की कर देता। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने पहले भी उन लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वो उनकी तरफ नहीं गए थे, तो उन्होंने मेरी इच्छा को उसी समय बता दिया था कि हमें नहीं जाना, इसलिए मैं जो हूं मैं हमेशा किसके साथ रहूंगा, हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। इसका मतलब साफ था कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी जो हैं वो चाहे अलग संघ बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हाल में कहां विलय नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर जाने का ख्वाब नहीं लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उस समय मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी ने, ठीक है ना, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को और जिन्ना को और धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को साफ खुले खुले शब्दों के अंदर क्या कर दिया था, ये बात बता दी थी, ये बात जता दी थी कि भी मैं उनके साथ जाने वाला नहीं हूं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे उसके बाद तो थोड़ा सा हम दूसरा एक और संघ देख लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा मेवाड़ के राजा ने संघ बनाने का प्रयास किया, भोपाल सिंह जी ने, जिस संघ को राजस्थान यूनियन नाम दिया। इसी प्रकार क्या हुआ, स्वाई मान सिंह जी जो शासक थे, स्वाई मान सिंह जी जो शासक थे वो कहां के थे, जयपुर के शासक थे दोस्तों, स्वाई मान सिंह द्वितीय, ठीक है ना। जयपुर के राजा ने भी प्रयास किया था कि मैं भी कोई एक संघ बना लूं, तो उनके जो एक दीवान हुआ करते थे वीटी कृष्णमाचारी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या बताइए वीटी कृष्णमाचारी जो है वो किस रियासत के दीवान रहे हैं, तो याद रखिएगा जयपुर के। तो इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि जयपुर, अलवर और करौली इन क्षेत्रों को मिला दिया जाए और कुछ हिस्सा जो है वो क्या है यूपी की साइड का, भरतपुर का हिस्से का भी लेकर एक संघ बना लिया जाए, उसे एक राज्य का क्या बना दिया जाए, दर्जा दे दिया जाए। और इसके अंदर इन्होंने ये भी एक मतलब है ना बात सोची कि भी हमारे पास बाकी सारे अधिकार रहेंगे और जबकि क्या न्यायिक अधिकार जो है और साथ में जो अपने आप के अंदर फौजदारी अधिकार है, फौज के अधिकार है, वो हम रियासती विभाग को दे देंगे और बाकी सब अधिकार हमारे पास रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी संघ बनाने का प्रयास किया है, लेकिन ये संघ भी अपने आप में क्या नहीं हुआ, किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाया। तो एक ये प्रयास जो था ये भी क्या हो गया था, विफल हो गया था। कोटा के भीम सिंह जी के द्वारा एक प्रयास किया गया, कोटा के जो शासक थे भीम सिंह द्वितीय, उन्होंने भी संघ बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने बूंदी और झालावाड़ से बात की और बूंदी और झालावाड़ के राजाओं से मिलाकर उन्होंने एक संघ बनाने का प्रयास किया, जिस संघ को हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, हाड़ौती संघ के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि बताइए कोटा के शासक भीम सिंह के द्वारा कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया था, तो आप याद रखिएगा कौन सा प्रयास किया गया था, हाड़ौती संघ बनाने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को बुलाया, प्रतापगढ़ के रियासतों के राजाओं को बुलवाया और राजाओं को बुलवाकर उनको क्या किया, एकत्रित कर एक संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी अपने आप में क्या हो गया था, मतलब प्रयास जो था विफल हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, संघ बनाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और आप ये भी बड़ी बात है दोस्तों, जब इन्होंने 25-26 जून 1946 को मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह जी ने ये जो मतलब रखा था, इन्होंने सम्मेलन रखा था या बैठक रखी थी, आप मानोगे इस बैठक के अंदर कुल कितने राजा आए थे, 22 राजाओं ने इस बैठक के अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं ये लोग अपने संघ बनाने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अब इन गतिविधियों से अंग्रेजी सरकार भी परिचित थी और भारत सरकार भी परिचित थी, जो ब्रिटिश सरकार के रूप में स्थापित थी। इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर एक विभाग की आवश्यकता पड़ी कि भी क्यों ना एक ऐसा विभाग बना दिया जाए जो विभाग अपने आप के अंदर किस पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो इन रियासतों पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और इन रियासतों के मतलब बारे में उनके क्या है, फैसले लेगा। इसीलिए हमारे देश के अंदर एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जो स्थापना 5 जुलाई सन 1900 कब की गई, 47 के अंदर की गई। देखिए दोस्तों कितनी अजीब बात है कि हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन देखिए रियासती विभाग जो है 5 जुलाई 1947 को बना दिया गया। क्यों? क्योंकि राजाओं के द्वारा ऐसे ऐसे संघ बनाने के प्रयास किए जा रहे थे और हमें ये लग रहा था कि कहीं ये इस चीज में सफलता हासिल न कर ले। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा देश एकीकृत एक रूप से क्या नहीं हो पाएगा, एकीकृत नहीं हो पाएगा। तो ये भी याद रखिएगा रियासती विभाग की स्थापना जो है वो 5 जुलाई सन 1947 को की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब आगे थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा बीच में, मैं आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था एटली, एटली ने हमारे यहाँ पर वारसराय बनाकर भेजा था किसको, माउंटबेटन को। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा
एटली ने वायसराय का पद जो है वो किसको दिया था, माउंटबेटन को दिया था। और थोड़ा ये भी याद रखिएगा कि माउंटबेटन जो है हमारे भारत के अंतिम वायसराय के रूप में थे, ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय जो है वो कौन था, ठीक है ना, माउंटबेटन था। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अब जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो ये अंतिम वायसराय, जो वायसराय का पद था, ये किसके अंदर तब्दील किया गया, गवर्नर जनरल के अंदर तब्दील कर दिया गया। इसीलिए ये याद रखिएगा कि माउंटबेटन हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन थे। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना, प्रथम गवर्नर जनरल भी जो था वो भी क्या था, माउंटबेटन ही थे। तो दोनों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका नाम आएगा, माउंटबेटन का ही नाम आएगा। माउंटबेटन जो है वो दोनों में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर कि भी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन था जो अंतिम वायसराय था। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां आ जाए कि भी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब उसका उत्तर आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या लिखोगे, तब उसका उत्तर आप लिखोगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे, सी राजगोपालाचारी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है वो थोड़ा आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। जैसा कि मैंने अभी बताया, अब साहब क्या हुआ, रियासती विभाग ने इस चीज की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, और रियासती विभाग ने क्या कर दिया, एक शर्त रख दी, और ये कह दी कि भाई आप लोग सब संघ बनाने का प्रयास कर रहे हो और सब चीजें बात कर रहे हो और कर रहे हो, तो भाई सबसे पहले याद रखो कि वही रियासतें जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं। कभी ये नहीं है कि आपको धारा 8 मिल गई तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। तो रियासती विभाग ने कहा कि भाई वही रियासतें जो है अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं, एक बार जो रियासतें दो शर्तों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं, वरना सभी रियासतों को, बाकी सभी रियासतों को रियासती विभाग की क्या करनी पड़ेगी, बात है माननी पड़ेगी। तो यहां पर दो शर्तें थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, रियासती विभाग के द्वारा जो लगाई गई थी, उनमें एक शर्त थी कि मोर देन 10 लाख क्या है, पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख जो है, 10 लाख या 10 लाख से क्या होनी चाहिए, अधिक क्या होनी चाहिए, उस रियासत की जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख से अधिक है, एक चीज तो ये, और दूसरी उसी रियासत को दूसरी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी कि उसकी सालाना आय जो है ना वो भी क्या होनी चाहिए, या तो 1 करोड़ या फिर क्या होनी चाहिए, 1 करोड़ से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये वार्षिक आय या सालाना आय होनी जरूरी है। अर्थात ये दोनों जो मतलब है ना शर्तें पूरी करती है, वो रियासत अपने आप में क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, या फिर वो रियासत रियासती विभाग से क्या कर सकती है, बातचीत कर सकती है। रियासती विभाग भी उसकी सुनेगा कि भी कोई छोटी मोटी शर्त होगी तो उसको पूर्ण कर कर वो भारत में विलय करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसका मतलब ये है कि ये दो शर्तें रियासती विभाग के द्वारा स्पेशल रूप से रियासतों पर लगा दी गई थी। हम इसके बारे में आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये दो शर्तें जो हैं, उन दो शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी। तो इन दोनों शर्तों को थोड़ा अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक तो 10 लाख या 10 लाख से अधिक क्या होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, और 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक क्या होनी चाहिए, सालाना आय होनी चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं नरेंद्र मंडल की एक बैठक की तरफ। आपको पता है दोस्तों कि जैसा कि मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि नरेंद्र मंडल के छठे अध्यक्ष हुआ करते थे कौन, हमीदुल्ला, जो कि भोपाल के क्या हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। और इसी नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर जो थे वो महाराजा गंगा सिंह जी हुआ करते थे, बीकानेर के। तो इस नरेंद्र मंडल का जो क्या था कि इसका जो ऑफिस जो था वो कहां था, दिल्ली में था दोस्तों। तो यहां दिल्ली के अंदर क्या हुआ, 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या बुलाया, राजाओं की सभा बुलाई, जो 565 जो राजा थे हमारे, उन सबको बुलवाया भी। क्योंकि पहला सवाल तो ये था कि हमारा जो पाकिस्तान तो अलग हो जाएगा, लेकिन भारत वाला जो एरिया है, उस भारत वाले एरिया के अंदर जो 565 रियासतें हैं, क्या वो राजा अपने आप को भारत में विलय करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि उन राजाओं में कई ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नहीं भाई हम तो पाकिस्तान जाएंगे, नहीं भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो हमें सबसे पहले उनके बारे में जानना है कि वो लोग भारत में विलय होने के लिए तैयार हैं या नहीं है। इसीलिए माउंटबेटन ने क्या किया था, 25 जुलाई 1947 को दिल्ली के अंदर एक क्या करी थी, सभा क्या करी थी, बुलाई थी। अब उस सभा के अंदर माउंटबेटन ने क्या कर दिए, 2 प्रपत्र जारी कर दिए। 2 प्रपत्र का मतलब एग्रीमेंट जारी कर दिए, 2 उनके द्वारा।
और एक एग्रीमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो एग्रीमेंट ये था दोस्तों, और एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एक क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये दो प्रपत्र थे दोस्तों। इन दो प्रपत्रों में इसको कहा जाता है सम्मिलन प्रपत्र। ठीक है ना दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कहा जाता है सम्मिलन प्रपत्र, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को कहा जाता है यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए। इसका मतलब साफ था कि इन दोनों प्रपत्रों पर साइन कर दिया जाए तो वो लोग इस बात की सहमति दे देंगे कि हम लोग भारत में क्या हो रहे हैं, विलय हो रहे हैं। और इस प्रपत्र का मतलब था सहमिलन, कि भाई हम क्या है, अपने आप को भारत संघ में विलय करते हैं, और भविष्य में भारत संघ में जो भी सरकार बनेगी या जो भी मतलब है ना जिसके हाथ में सत्ता आएगी, हम उस सत्ता को अधीन क्या हो जाएंगे, अपने आप को कर लेंगे। तो ये दो प्रपत्र जो थे माउंटबेटन ने, याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर क्या किए थे, जारी किए थे। अब साहब इस पूरे के पूरे प्रपत्र के अंदर आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस समय रियासतें टोटल कितनी थी, 565। और इन 565 रियासतों के अंदर से सबसे पहले, ठीक है ना, इन प्रपत्रों पर जब चर्चा चली और इन प्रपत्रों के बारे में आया कि भी इस पर साइन हो गए, इन पर साइन किए जाएंगे, तो इन पर साइन धीरे धीरे सभी राजाओं को करने थे। लगभग ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले पहले हमें राजाओं के क्या करवाने थे, साइन करवाने थे। तो उनमें क्या हुआ कि यहां पर याद रखिएगा, इन 565 रियासतों में से कितनी रियासतों ने साइन कर दिए थे, 562 रियासतों ने क्या कर दिए थे, साइन कर दिए थे। हम आगे भी चर्चा करेंगे कि किसने पहले किए, किसने बाद में किए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक बार पहले इस फ्लो को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, और इस जो अपना जो टॉपिक चल रहा है इसी को खत्म करते हैं। तो 565 में से 562 रियासतें जो थी वो कम से कम इस बात के लिए तो तैयार हो गई थी कि हम लोग भारत में विलय होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे भारत के अंदर 3 रियासतें ऐसी थी, जिसमें एक थी जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, एक थी हैदराबाद, और एक थी जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ती है दोस्तों। ये तीनों रियासतें जो थी, इन्होंने तीनों ने ना कर दिया था, क्योंकि हैदराबाद जो थी वो एक मुस्लिम रियासत थी और भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, ये भी याद रखिएगा, जिसने ये कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान जाऊंगी। जूनागढ़ जो है गुजरात वाला हिस्सा, वो भी ये कहने लगा मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और जम्मू कश्मीर जो है उसने ये शर्त रख दी कि भाई मैं तो न तो पाकिस्तान में मिलूंगी और न मैं अपने आप में क्या मिलूंगी, भारत के अंदर विलय रहूंगी, बल्कि मैं क्या रहूंगी, स्वतंत्र रहूंगी। शायद इसी बात को लेकर हम ये बात, अब इस बात को चर्चा करेंगे कि भारत जो है, भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले जो है ना 565 रियासतें थी, लेकिन वो 562 रियासतों का ही हम विलय कर पाए थे स्वतंत्रता से पहले, और 3 रियासतें जो है वो स्वतंत्र होने के बाद क्या की गई है, विलय की गई है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब बात आती है कि राजपूताना की रियासतों में क्या सबसे पहले साइन किसने किए, भारत के उस मतलब ना सम्मेलन प्रपत्र पर जो है, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है, वो सबसे पहले साइन किसने किए। तो दोस्तों जब भी आप एकीकरण को पढ़ो तो याद रखिएगा, एकीकरण के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के अंदर या किसी भी एकीकरण के अंदर अपने, तो इस एकीकरण के अंदर राजस्थान वाले में याद रखिएगा 2 डिजिट बड़े काम के हैं, एक 17 है और एक क्या है, 14 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक 7 है सॉरी दोस्तों और एक 14 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 डिजिट बहुत काम आएंगे। अब कैसे काम आएंगे समझिए, मैंने जैसा कि अभी बताया कि सम्मेलन प्रपत्र पर सबसे पहले किसके द्वारा साइन किए गए, तो याद रखिएगा दोस्तों, सम्मेलन प्रपत्र पर 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले साइन किए थे किसने, बीकानेर रियासत ने, बीकानेर रियासत ने। और बीकानेर रियासत के उस समय जो शासक हुआ करते थे, बीकानेर रियासत के शासक का नाम क्या था, शार्दुल सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह ही वो शासक थे जिसने सबसे ज्यादा रोकड़ पोते क्या किए हैं, जमा किए हैं। रोकड़ पोते मैं बताऊंगा आपको, जो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शार्दुल सिंह जी ने ही क्या करवाया था, जमा करवाया था। तो शार्दुल सिंह जी जो है वो बीकानेर रियासत के अंदर थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात करें 14 अगस्त, तो दोस्तों 14 अगस्त का भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि 14 अगस्त का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर सबसे, ठीक है ना, अंत में रियासत करने वाली रियासत जो थी, जो सबसे अंत में जिसने साइन किए थे, वो साइन जो हुए थे वो कब हुए थे, 14 अगस्त को हुए थे। पहला कब हुआ, 7 अगस्त को, दूसरा लास्ट वाला कब हुआ, ठीक है ना, 14 अगस्त को। और अंतिम रियासत जो थी जिसने साइन किए थे वो कौन थे, धौलपुर। और धौलपुर के शासक कौन हुआ करते थे, उदयभान सिंह, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है ना। उदयभान सिंह जी जो है वो धौलपुर के शासक थे, जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे और प्रयास कर रहे थे। जैसा कि हमने बात की थी कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के साथ मिलकर और जिन्ना के साथ मिलकर वो मेवाड़ के शासक को भी भड़का रहे थे, या मेवाड़ के शासक को भी क्या कर रहे थे, अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं 7 अगस्त को जो है वो बीकानेर रियासत क्या है सबसे पहले साइन किया है। और अगर हम बात करें तो क्या है 14 अगस्त को जो है वो क्या है अंतिम बार साइन किसने किया है, धौलपुर के शासक के द्वारा किया गया है। और ये क्या है भारत में विलय होने की बात है, ये राजस्थान में विलय होने की बात नहीं है। कई बार कुछ मित्र ये सोचने लग जाते हैं कि सर राजस्थान में तो सबसे अंत के अंदर सिरोही ने विलय किया था या सर उसने विलय किया था। देखो दोस्तों हम यहाँ पर अभी चर्चा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि भारत में आना है या नहीं आना है, ठीक है ना, और उसके लिए सम्मेलन पत्र पर साइन करने हैं। तो ये दोस्तों भारत में आने, वरना आप चीज देखिए हम 14 अगस्त को साइन कर रहे हैं, तो इस दौरान तो राजस्थान का क्या नहीं है, एकीकरण अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो हम राजस्थान की नहीं भारत की बात कर रहे हैं कि वे लोग भारत में आएंगे या नहीं आएंगे। और इस दौरान सबसे पहले शासक जो थे वो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। चलिए दोस्तों ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा ये वो जो है राजपताना की रियासतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगर बात करें आगे दोस्तों, ठीक है ना, तो इसके बाद आता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी, हैदराबाद थी, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि इनको कैसे विलय किया गया। और भारत की सबसे छोटी रियासत जो थी वो एमपी के अंदर पड़ती है दोस्तों, बिलवारी। बिलवारी रियासत जो है वो कहां पड़ती है दोस्तों, एमपी के अंदर। ये भारत की सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी थी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और सबसे छोटी रियासत जो थी बिलवारी एमपी की थी। और राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, जैसा कि आप जानते हो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। एक बार अपने यहां भी चर्चा कर थोड़ी सी ये बात बता देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि कश्मीर जो है वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान जाना चाहती थी और जूनागढ़ जो है वो भी पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो इन लोगों का स्वतंत्रता के बाद कैसे विलय किया गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को याद रखिएगा दोस्तों सैन्य बल पर क्या किया गया था, भारत के अंदर मिलाया गया था। सैन्य बल पर हैदराबाद को भारत के अंदर क्या किया गया था, विलय किया गया था। और इस हैदराबाद के खिलाफ हमारे भारतीय सरकार को अर्थात रियासती विभाग को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। अगर क्वेश्चन ये आए कि हैदराबाद रियासत को विलय करने के लिए रियासती विभाग के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आप सीधा उत्तर दीजिएगा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में क्या किया गया था, विलय किया गया था और सैन्य बल पर किया गया था, ये मान नहीं रहा था। फिर बात करें जूनागढ़ की, तो याद रखिएगा दोस्तों जूनागढ़ को किसके बेस पर मिलाया गया था, जनमत के आधार। यहां पर वोटिंग करवाई गई थी कि भी यहाँ की जनता जो है वो कहां जाना चाहती है। तो इसी वजह से क्या था कि यहाँ की जनता ने वोटिंग के अंदर क्या किया था, भारत का पक्ष लिया था कि हमारी जनता जो है वो कहां जाएगी, वो भारत में आएगी। अब रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के बारे में आप सभी जानते हो दोस्तों, कश्मीर को एक विलय पत्र के जरिए क्या किया गया था, मिलाया गया था। इसमें हम ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत ये बता दूं, विलय पत्र का मतलब ये हुआ कि हमने कश्मीर के राजा जो हरि सिंह जी हुआ करते थे उनके साथ डीलिंग की थी और उनके साथ डीलिंग करते हुए उनकी कुछ शर्तों को मानते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे संविधान के अंदर और उसके तहत क्या किया गया था, भारत के अंदर इनको मिलाया गया था। जिस विशेष प्रावधान को आप धारा 370 के नाम से क्या करते हो, जानते हो और या जानते थे, क्योंकि ये धारा 370 जो है वो 5 अगस्त सन 2019 को, ठीक है ना, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या कर दी गई थी, ये हटा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा ये धारा 370 जो है वो हटा दी गई है, जो किसी टाइम के अंदर कश्मीर को विलय करने के लिए क्या की गई थी, उसका इस्तेमाल किया गया था। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि ये 3 रियासतें जो वो इस तरह से विलय हुई थी, एक सैन्य बल पर विलय हुई थी, एक जनमत के आधार पर विलय की गई थी और एक विलय पत्र के आधार पर विलय की गई थी। चलिए हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, लेकिन याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि रियासती विभाग के द्वारा एक शर्त लगाई गई थी और 2 शर्तें रखी गई थी। रियासती विभाग के द्वारा शर्तें ये रखी गई थी कि भी वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है अपने आप में, एक बार अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रख सकती है और अपने डीलिंग कर सकती है रियासती विभाग के साथ, जो 2 शर्तें क्या करती है, पूरा करती है। एक तो मोर देन 10 लाख, ठीक है ना, उसकी क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी आबादी होनी चाहिए, और एक क्या है, मोर देन 1 करोड़ उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, आय होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों शर्तें क्या है हमारे राजस्थान के अंदर इन 19 रियासतों में से केवल कितनी रियासतें पूरा कर रही थी, 4 रियासतें क्या कर रही थी दोस्तों, पूरा कर रही थी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 रियासतें कौन कौन सी है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली रियासत मैं लिखता हूं जयपुर, याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर ऐसी रियासत थी जो उन दोनों शर्तों को क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। दूसरे नंबर पर बात करूं तो मैं उदयपुर, जिसको हम मेवाड़ भी बोल देते हैं, मेवाड़ रियासत जो थी वो भी इस शर्त को क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। तीसरी मारवाड़, जिसको हम जोधपुर कह देते हैं,
ठीक है ना। वो जोधपुर जो थी, वो रियासत जो थी, वो भी मारवाड़ रियासत जो थी, वो भी क्या कर रही थी, इन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। और तीसरी रियासत जो थी वो बीकानेर, जो भी इस शर्त को क्या कर रही थी, दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। इसका मतलब ये चार रियासतें जो है, इन चार रियासतों को विलय करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक चीज नोट करिएगा, मैं आगे जब आपको ये पूरा एकीकरण समझाऊंगा तो एक चीज समझ में आएगा आपको कि हमारे राजस्थान को राजस्थान नाम कब दे दिया गया था, राजस्थान दिवस कब बनाया गया था। जब ये चारों रियासतें क्या हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं, उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे लिए वो 15 रियासतें लफड़ा नहीं डाल सकती हैं, वो हमारे लिए दिक्कत पैदा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो तो शर्तों को पूरा ही नहीं करती हैं। तो रियासती विभाग उनको अपने मापदंड के आधार पर क्या कर लेगा, विलय कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चार रियासतें जो है ना, वो क्या करती हैं, शर्तों को पूरा करती हैं। इस वजह से ये चार रियासतें जो है वो हमारे एकीकरण के अंदर बाधक बन सकती हैं कि भी हम किसी क्षेत्र को बनाने जा रहे हैं, जबकि ये कह दें हम उस क्षेत्र में जाएंगे, तो उसके चक्कर के अंदर बाकी रियासतों को भी इधर उधर करना पड़ेगा। इसीलिए मेन हमारा ये राजस्थान के एकीकरण का मुख्य कारण, मुख्य मुद्दा ही क्या था, इन चार रियासतों को राजस्थान के अंदर क्या करना, विलय करना। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसके बाद तीन ठिकानों की। तो देखिए ठिकाने याद करने का भी एक छोटा सा तरीका है, बस एक छोटा सा पॉइंट याद कर लीजिए, आपको ये तीनों ठिकाने याद हो जाएंगे और साथ साथ में ये भी याद हो जाएगा कि आप इन तीनों ठिकानों को कौन से चरण में क्या करते हो, विलय करते हो। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है और वो पॉइंट ये है नीकूला। बस दोस्तों नीकूला ये लीजिए, जब आपने इसे याद कर लिया तो ये चारों के तीनों के तीनों ठिकाने जो है वो आपको याद हो जाएंगे। नी से बन जाएगा नीमराणा दोस्तों, कू से बन जाएगा कुशलगढ़, ठीक है, और ला से बन जाएगा लावा, ठीक है दोस्तों। और यहां भी आपको थोड़ा समझना होगा कि नीमराणा जो है वो एकीकरण के दौरान कहां आता था, अलवर में। कुशलगढ़ जो है वो एकीकरण के दौरान, या आप ये मान लीजिए कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। और लावा जो है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकीकरण के दौरान जयपुर में था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में ये लावा ठिकाना जो है वो कहां है, टोंक में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकीकरण के दौरान ये ठिकाना जो है वो कहां था, जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में ये कहां पड़ता है, टोंक में पड़ता है। अब आप इसको याद कैसे रखना है, ये देखिए ये पहले नंबर पर आ रहा है दोस्तों, ये पॉइंट जो है, ये नाम जो है कितने नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर। पहले नंबर पर आ रहा है तो इसका मतलब नी जो पहले नंबर पर आ रहा है, अर्थात नीमराणा जो है वो पहले चरण में क्या हो गया, विलय हो गया। कू सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये कौन से चरण में विलय हो गया, दूसरे चरण में विलय हो गया। और अब ला आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो आप अपनी बागड़ी भाषा में के क्या करा, आप कह दिया करांगा तीन तिगाड़ो और काम बिगाड़ो। तो अपने काम थोड़ी बिगाड़ना है, अपने को तो काम बनाना है, इसलिए अपने तीन में नहीं डालेंगे, इसको किस में डाल देंगे, चार में डाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ठिकाना है ये कौन से चरण में विलय हो गया, चार में। तो मतलब नीमराणा पहले चरण में गया, कुशलगढ़ दूसरे चरण में विलय हो गया, और लावा कौन से चरण में विलय हो गया, चौथे चरण में विलय हो गया। और आपको नाम याद रखना है केवल क्या, नी कूला। नी से बना नीमराणा, कू से बना कुशलगढ़, और ला से बना लावा। तो आपको केवल एक पॉइंट याद करना है नीकूला के नाम से। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं एक बार, और फिर हम बात करते हैं किसके, केंद्र शासित प्रदेश की। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश क्या था, ठीक है ना, एक था, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये याद रखिएगा, ये राजस्थान में एक था, लेकिन अगर भारत में अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, चार थी, ठीक है। चलिए कुल चरणों की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण लगे हैं, 7 चरणों का क्या किया गया, इस्तेमाल है किया गया है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, और इन 7 चरणों में लगने वाला समय कब से कब तक है, थोड़ा बात करते हैं। देखिए राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। देखिए यहां पर मैं आपको पहले भी बता रहा था, 7 और 14 का जो आंकड़ा है ना दोस्तों, वो बार बार क्या करता है, आता है एकीकरण के अंदर। देखिए हमने कहा 7 अगस्त 1947 को पहले साइन हुए, 14 अगस्त 1947 को अंतिम हुए। यहाँ 7 माह आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 14 दिन आ रहा है। 7 क्या आ रहे हैं, कुल चरण आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ा दिमाग में बैठ जाएंगी। अब क्या हुआ, ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो समय लगा है, ये कब से कब तक लगा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब शुरू होता है, 18 मार्च 1948 से शुरू होता है, और हमारा एकीकरण जो है वो कब खत्म होता है, 1 नवंबर 1956 में खत्म होता है। अगर हम बात करें तो इस समय के दौरान हमारे पास 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा है, वक्त लगा है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे पास राजस्थान के अंदर जो 3 ठिकाने थे, इनके शासकों के बारे में,
कि भी यहां पर जो थे किन किन राजाओं का क्या रहा था, अधिकार रहा था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे पास पहला जो ठिकाना मैंने आपको बताया नीमराणा, जो कि अलवर में पड़ता है, यहां पर राव राजेंद्र सिंह जी थे जो कछवा वंश से रिलेटेड थे। कछवा वंश जो हमारे जयपुर के अंदर भी है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जयपुर के राजा जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अलवर को अपने साथ लेकर एक संघ बनाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर जो थे राव राजेंद्र सिंह जी थे। लावा जो टोंक के अंदर पड़ता है, इसके जो शासक थे वंश प्रदीप सिंह जी, जो कि अपने आप में किस ठिकाने से रिलेटेड है, किस वंश से रिलेटेड है, नरूका ठिकाने से सॉरी नरूका शाखा से रिलेटेड है। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका नाम था राव हरेंद्र सिंह राठौड़। तो दोस्तों ये हमारे एकीकरण का शुरुआती मतलब है ना कुछ दौर था, शुरुआती कुछ जानकारियां थी। अभी एकीकरण से संबंधित कुछ शुरुआती जानकारियां और हैं, और साथ ही साथ हमारे चरण हैं, और उन चरणों के अंदर बनने वाली कुछ कहानियां हैं। इन सब चीजों को हम जारी रखेंगे, लेकिन आज का वीडियो जो है वो यहीं हम समाप्त करते हैं, और हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन जानकारियों को हम आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।